ओके, अब हम देखने वाले हैं थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के बारे में, इन शॉर्ट TTP। अब TTP इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिवियर माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया। ओके, अभी इतना सब याद रख लो, ये 3 लाइन बाद में बताता हूँ ये कि ये कैसे होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सिवियर माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया and systemic platelet aggregation, organ ischemia, profound thrombocytopenia, fragmentation of erythrocytes, fever and renal failure। इन शॉर्ट TTP में हम एक पेंटार्ड देखने को मिलता है। ओके, ट्रायड नहीं, पेंटार्ड, 5 चीज़ें देखने को मिलती है। एक है ये माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया, दूसरा है सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थर्ड है एक्यूट किडनी फेलियर, फोर्थ इज़ फीवर एंड फिफ्थ इज़ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ये 5 चीज़ें देखने को मिलती है इन TTP के, इतना याद रखो। अब TTP या तो इनहेरिटेड हो सकता है या तो फिर एक्वायर्ड हो सकता है। इनहेरिटेड में देयर इज कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ ADAMTS13। ये क्या है बाद में बताता हूँ। इनहेरिटेड में कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ ADAMTS13 एंजाइम। ओके, ये एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। एक्वायर्ड कॉजेज में ADAMTS13 प्रेजेंट तो होता है लेकिन उसका इनहिबिटर प्रेजेंट होता है, तो क्या करता है वो ADAMTS13 की एक्शन नहीं होने देता। तो ये 2 टाइप्स हो गए, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। अब नॉर्मल हीमोस्टेसिस में हमने देखा था कि सपोज सबसे पहले ये एंडोथेलियल इंजरी, तो सबसे पहले कोलेजन में से क्या सीक्रेट हो रहा था, वॉन विलिब्रेन फैक्टर। ओके, वॉन विलिब्रेन फैक्टर रिलीज़ हुआ, ये क्या करेगा, प्लेटलेट एडिशन करवाएगा, प्लेटलेट एडिशन। ये वॉन विलिब्रेन फैक्टर बहुत ही मल्टीमर्स में रिलीज़ होता है। ओके, वॉन विलिब्रेन फैक्टर बहुत सारी क्वांटिटीज़ में रिलीज़ होता है, मतलब एंडोथेलियल इंजरी हुई तो एक वॉन विलिब्रेन फैक्टर रिलीज़ हुआ, फिर ऐसे बहुत सारे वॉन विलिब्रेन फैक्टर रिलीज़ होंगे और ये कंबाइन होके मल्टीमर्स बना देंगे। तो इसी तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट का एडिशन करवा पाएंगे। मतलब इसके बाद प्लेटलेट का एडिशन हो गया, कोएगुलेशन कंप्लीट हो गया, फिर ये मल्टीमर्स ये अगर वैसे के वैसे रही तो प्लेटलेट एडिशन रुकेगा ही नहीं, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो फिर क्या होता है कि एक एंजाइम हमने अभी देखा था ADAMTS13, ये क्या करता है, ये मल्टीमर्स को ब्रेक डाउन करता है और वॉन विलिब्रेन फैक्टर मल्टीमर्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू वॉन विलिब्रेन फैक्टर मोनोमर्स। उसकी वजह से इनकी जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है और नॉर्मली प्लेटलेट एडिशन नहीं हो पाता। लेकिन TTP में क्या होता है, इस इनहेरिटेड में या तो इसकी डेफिशिएंसी होती है या फिर इसका ADAMTS13 का इनहिबिटर प्रेजेंट होता है, तो इसकी एक्टिविटी नहीं हो पाती। तो फिर ये जो मल्टीमर्स टू मोनोमर्स कन्वर्ट होना होता है वो भी नहीं हो पाता। तो वॉन विलिब्रेन फैक्टर मल्टीमर्स प्रेजेंट रहते हैं और वो प्लेटलेट एडिशन रुकता ही नहीं है, वो कंटिन्यूसली रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट एडिशन होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन कंटिन्यू रहता है और अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट एग्रीगेट होने लगते हैं और एक क्लम्प बना लेते हैं या फिर थ्रोम्बस बना लेते हैं। इसलिए इसे कहते हैं थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिक इसलिए इसमें प्लेटलेट काउंट इसलिए कम होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट यहाँ पे आके क्लम्प हो जाते हैं, तो फिर सर्कुलेशन में फ्री फ्लोटिंग प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसकी वजह से देयर इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ब्लीडिंग कोई एक जगह पे ही ऑब्वियसली प्लेटलेट सारे क्लम्प हो गए, इकट्ठे हो गए, तो फिर सर्कुलेशन में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसकी वजह से दूसरी जगह पे अगर ब्लीडिंग हुई तो फिर वो स्टॉप नहीं होगी, उसकी वजह से होगा परप्यूरा, चीज़ सबक्यूटेनियस हेमरेज कह सकते हैं। तो ये थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अब होता क्या है, ये मोस्टली जो स्मॉल वेसल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं ऐसे क्लम्प, प्लेटलेट एग्रीगेशन उसमें होता है स्मॉल वेसल्स में। अब ये ब्लड वेसल, इसमें प्लेटलेट क्लम्प फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, जब RBC यहाँ पे जाएंगे, सर्कुलेट होंगे, तो RBC यहाँ से यहाँ पे टकराएंगे और उनका फ्रेगमेंटेशन होगा, RBC फ्रेगमेंटेशन। तो उसकी वजह से नॉर्मल सर्कुलर शेप उनका सिस्टियोसाइट या फिर हेलमेट सेल बन जाएंगे, सिस्टियोसाइट्स बन जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन होगा, हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं इसे माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया। ये प्लेटलेट क्लम्प फॉर्म हुआ था, उससे RBCs टकराएंगे और उनका फ्रेगमेंटेशन होगा एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिस्टियोसाइट्स और हेलमेट सेल्स।
अल्टीमेटली उनका हीमोलिसिस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया। फिर अब ये नॉर्मली जो स्मॉल वेसल्स में होता है, तो स्मॉल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है, उसमें भी ऐसा क्लम्प फॉर्म होगा, तो फिर वहाँ भी किडनी में इस्चीमिया होगा, उसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होगा। एक्यूट रीनल फेलियर। क्योंकि हमने 3 चीज़ें देखी, एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखा, दूसरा हीमोलिटिक अनीमिया देखा, तीसरा एक्यूट रीनल फेलियर। अब ये ऑब्वियसली जो सेरिब्रल वेसल्स होती है, स्मॉल सेरिब्रल वेसल्स, वहाँ पे भी क्लॉट फॉर्म होगा, तो उसकी वजह से भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। ये 4th। अब ये क्लॉट फॉर्म हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली ऑर्गन में ब्लड सप्लाई भी कम होगा, तो इन्फेक्शन होगा ऑर्गन का, इन्फार्क्शन, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, विच विल लीड टू फीवर। तो ये 5 सिम्टम्स या पेंटार्ड कह सकते हो, वो देख लिया हमने। एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया, एक्यूट रीनल फेलियर, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और फीवर। ये थी पूरी पैथोजेनेसिस ऑफ टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरन। कि एक बार बुक में से देख लेते हैं, यहाँ पे भी यही लिखा है, एंडोथेलियल सेल्स और मेगाकैरोसाइट सीक्रेट नॉर्मल वॉन विलिब्रियन फैक्टर मोनोमर। तो यहाँ पे मोनोमर आएगा इनटू द प्लाज्मा। ये कलेक्ट होके लार्ज मल्टीमर्स बना देता है, जो क्या करता है, मीडिएट्स प्लेटलेट एडिशन, उसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन, वो सब होता है। अब एंजाइम था प्लाज्मा प्रोटीज एंजाइम नोन एज ADAMTS13, विच इज़ वॉन विलिब्रियन फैक्टर मेटालोप्रोटीज। नाम एक मोस्ट कॉमन वो यूज़ होता है, वो ADAMTS13 और मेटालोप्रोटीज। ये क्या करता है, जो लार्ज मल्टीमर्स होता है वॉन विलिब्रियन फैक्टर के, उसे डिग्रेड करता है इनटू नॉर्मल मोनोमर्स। तो ADAMTS13 regulates the size of one Willebrand factor and prevent platelet additions। अब अगर ADAMTS की डेफिशिएंसी हुई तो फिर क्या होगा, ये प्लेटलेट एडिशन रुकेगा ही नहीं, वो कंटिन्यू रहेगा। प्लेटलेट एडिशन के बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन होता रहेगा, एंड इट विल कॉज स्पॉन्टेनियस एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेशन कास्केड। कोएगुलेशन कास्केड फॉर्म हुआ तो अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बाई थ्रू आउट द माइक्रो सर्कुलेशन। जो थ्रोम्बाई फॉर्म हुआ तो उसकी वजह से टिश्यू इस्चीमिया, इन्फेक्शन वो सब होगा। तो ये थी पैथोजेनेसिस। यहाँ पे इन शॉर्ट हाइपर फंक्शनिंग वॉन विलिब्रियन फैक्टर होता है, जो प्लेटलेट एडिशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, हद से ज़्यादा, तो उसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन भी बढ़ जाता है और थ्रोम्बाई फॉर्मेशन होता है। अभी प्लेटलेट सारे कंज्यूम हो गए इन द कोएगुलेशन, जो सर्कुलेशन में प्लेटलेट कम हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा उसकी वजह से। अब सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ टीटीपी, ये प्रेगनेंसी, OCPs, SLE इन्फेक्शन, ड्रग्स लाइक टिक्लोपिडिन एंड क्लोपिडोग्रेल, तो याद रहता है। समटाइम्स देयर आर एंटीबॉडीज अगेंस्ट ADAMTS13। वे क्लास क्लिनिकल फीचर्स, 5 फीचर्स हमने देखे। सिम्टम्स, MAHA विथ सिस्टियोसाइटोसिस के एटलीस्ट 3 cells per 100 RBC। सिस्टियोसाइटोसिस क्या क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी देख लिया हमने। सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स सेकेंडरी टू CNS इस्चीमिया, फिर फीवर और रीनल एबनॉर्मलिटीज टू हीमैचूरिया और प्रोटीनूरिया। तो ये क्लिनिकल फीचर्स। अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, जो इसके बाद ही हम देखेंगे। उसमें 3 फीचर्स प्रेजेंट होता है, जो पहले 3 ये जो कौन से नहीं होते वो देखते हैं। एक तो फीवर एब्सेंट होता है, और दूसरा है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ये दोनों एब्सेंट होता है इन हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। प्लस हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में ब्लडी डायरिया भी प्रेजेंट होता है, मतलब खून भी निकलता है इन द स्टूल। तो ये फैक्टर्स हो गए जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम को थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा से, TTP से। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। अब लैब फाइंडिंग्स ऑब्वियसली हम इंटरप्रेट कर ही सकेंगे। प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाएंगे बिलो 20,000। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लड स्मीयर में हमें सिस्टियोसाइट्स दिखेंगे, हेलमेट सेल्स भी बोलते हैं। PT, APDT, फाइब्रिनोजन लेवल दे आर नॉर्मल। ये नॉर्मल इसलिए होता है क्योंकि कोएगुलेशन कास्केड एक्टिवेट नहीं हुआ होता है, सिर्फ प्लेटलेट एग्रीगेशन तक ही हुआ होता है हीमोस्टेसिस में, तो इसलिए PT, APDT, फाइब्रिनोजन वो नॉर्मल रहता है। फिर रीनल एबनॉर्मलिटीज है, इसलिए मॉडरेट प्रोटीनूरिया, हीमैचूरिया वो भी देखने को मिल सकता है। फिर सीरम LDH इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इस्चेमिया।
फिर एडम TS13 एक्टिविटी वो भी कम हो जाएगी, बिलो 5 to 10% ऑफ नॉर्मल। तो ये लैब फाइंडिंग्स हो गई। फिर डायग्नोसिस में हम यहाँ पर से सिस्टोसाइट लिखेंगे, एलिवेटेड LDH, ये दिखेगा मेन डायग्नोसिस, इससे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट इतना याद रखना पड़ेगा मेन डायग्नोसिस, प्लेटलेट, फिर LDH, फिर प्रोटीनूरिया, हिमेचूरिया, एडम TS13 एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, ब्लड स्मीयर में सिस्टोसाइट्स दिखेंगे, प्लस फीवर, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वो सब। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस मेन इज हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब ट्रीटमेंट में 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस प्लाज्मा एक्सचेंज, मतलब डेली प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे एंड रिप्लेस इट विथ फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, FFP से हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि FFP में एडम TS13 भी प्रेजेंट होता है। FFP दे सकते हैं या तो फिर क्रायोप्रेसिपिटेट देंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली FFP देते हैं, क्योंकि इनमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स वो भी प्रेजेंट होते हैं और एडम TS13 भी प्रेजेंट होता है। ये प्लाज्मा एक्सचेंज हम करेंगे जब जो भी सिम्टम्स थे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, फीवर, वो सब कम हो जाए, उसके एक बार स्टेबलाइज हो जाए सारे क्लिनिकल सिम्टम्स, उसके बाद ही हम प्लाज्मा एक्सचेंज करेंगे। कि फिर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, IV मिथाइलप्रेडनिसोलोन, कि वो है ड्रग ऑफ चॉइस। फिर रिटुक्सिमाब इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट CD20, ये इन शॉर्ट इम्यूनो सप्रेशन करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होने देगा। फिर लास्ट है स्प्लीनेक्टोमी। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो गए, एक प्लाज्मा एक्सचेंज, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्लाज्मा एक्सचेंज में FFP, फिर प्लाज्मा एक्सचेंज, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में IV मिथाइलप्रेडनिसोलोन, फिर रिटुक्सिमाब और लास्ट है स्प्लीनेक्टोमी। याद रखना प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इसलिए क्योंकि अगर हम प्लेटलेट्स और देंगे तो फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो गए TTP के। अब देखते हैं हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इसमें 3 चीज़ें होती है। TTP में 5 चीज़ें थी, इसमें 3 चीज़ें होती है। कौन सी नहीं होती? एक फीवर नहीं होता और एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होता। तो फिर क्या क्या बचा? एक्यूट रीनल फेलियर, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये 3 चीज़ें होती है इन HUS। अब इसकी इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस में क्या होता है? इसके भी 2 टाइप्स है, टिपिकल और एक एटिपिकल। टिपिकल में ये होता है ड्यू टू इन्फेक्शंस लाइक ई कोलाई इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, ई कोलाई, न्यूमोकोकस, HIV एंड अदर बैक्टीरियाज। टिपिकल HUS में ब्लडी डायरिया प्रेजेंट होता है, जबकि एटिपिकल में ब्लडी डायरिया एब्सेंट होता है। तो ब्लडी डायरिया क्यों होता है वो देखते हैं। तो ई कोलाई प्रोड्यूस करता है शीगा टॉक्सिन। तो शीगा टॉक्सिन ये GIT म्यूकोसा में जाता है, उसका इन्फ्लेमेशन करता है, उसके एंडोथेलियम को डैमेज करता है, बाइट्स टॉक्सिन। तो ये शीगा टॉक्सिन एंडोथेलियम को डैमेज करता है, तो उसकी वजह से एक तो ब्लडी डायरिया होता है, दूसरा ब्लड वेसल्स के जो एंडोथेलियम वो डैमेज हो गई, तो उसकी वजह से फिर से ही वो हीमोस्टेसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये टॉक्सिन 2 चीज़ें करता है। ये टॉक्सिन क्या करता है? एक एंडोथेलियम डैमेज करता है, दूसरा ये एडम TS13 को इनएक्टिवेट करता है। ओके, एंडोथेलियम डैमेज हुआ मतलब ब्लडी डायरिया होगा, फिर हीमोस्टेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा, प्लेटलेट एडिशन, जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के मल्टीमर्स फॉर्म हो रहे थे वो भी फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद ये एडम TS13 को इनएक्टिवेट करता है, तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर मल्टीमर्स मोनोमर्स में कन्वर्ट नहीं हो गए, तो प्लेटलेट एडिशन बढ़ता ही जाएगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन वो भी बढ़ता ही जाएगा, तो प्लेटलेट क्लम्प फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद तो बाकी सारे ही फीचर्स TTP के जैसा ही है। मेन ये ई कोलाई का कौन सा स्ट्रेन है? 0157 H7, 0157 H7 ये स्ट्रेन होता है ई कोलाई का। ये प्रोड्यूस करता है शीगा लाइक टॉक्सिन, जो GIT म्यूकोसा में एंडोथेलियम डैमेज करता है, उसके ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम को डैमेज करता है और एडम TS13 को इनएक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे दिया है टॉक्सिन एंटर सर्कुलेशन, इट ऑल्सो एक्टिवेट्स एडम TS13। एंटर सर्कुलेशन इट डैमेज एंडोथेलियल सेल्स ऑफ माइक्रोवास्कुलेचर, मेनली इन रीनल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज,
इनिशिएट प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड थ्रोम्बाई फॉर्मेशन, इसमें भी थ्रोम्बाई फॉर्मेशन होता है बाद में। फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक नीमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब भी करता है। फिर दूसरा है एटिपिकल एचयूएस। एटिपिकल एचयूएस में डायरिया देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे दूसरे डेफिशिएंसी और दूसरे ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है एटिपिकल एचयूएस, लाइक फैक्टर एच, फैक्टर 1, फैक्टर बी डेफिशिएंसी की वजह से, फैक्टर एच ऑटो एंटीबॉडीज़, म्यूटेशंस के उतना याद रहे ना रख लो। फिर इसमें भी आरबी रेड सेल गेट ट्रैप्ड इन द फॉर्म थ्रोम्बाई अंडर फ्रेगमेंटेशन रिजल्टिंग इन सिस्टोसाइट्स, फिर सिमिलर है टीटीपी के जैसे ही। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स में ये मोस्ट कॉमनली होता है इन द चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 years ऑफ एज विद एपिसोड्स ऑफ ब्लडी डायरिया। एडल्ट में भी हो सकता है ड्यू टू ड्रग्स और रेडिएशन थेरापी दैट डैमेज एंडोथेलियल सेल्स। इसमें ट्रायड देखने को मिलता है कौन सा, एक तो है MAHA, दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और तीसरा है रीनल एबनॉर्मलिटीज लाइक रीनल फेलियर, प्रोटीनूरिया, हीमेटूरिया, वो सब। फिर इसमें हीमेटूरिया, हाइपरटेंशन वो भी देखने को मिलता है। इसका कॉम्प्लिकेशन है फ्लूइड ओवरलोड रिजल्टिंग इन पल्मोनरी इडिमा एंड हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी। कि कॉम्प्लिकेशन फ्लूइड ओवरलोड की वजह से पल्मोनरी इडिमा होता है और हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी। फिर इन्वेस्टिगेशन में वही सिमिलर ऑलमोस्ट, हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा, मतलब अनीमिया होगा, प्लेटलेट काउंट कम हो गया लेस देन 20,000। ब्लड स्मीयर में हमें सिस्टोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स देखने को मिलेंगे, LDH इंक्रीज्ड, रीनल एबनॉर्मलिटी मतलब रीनल फाइंडिंग्स जो होती है लाइक ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन वो एलिवेटेड दिखेगा। PT एंड APDT नॉर्मल, जो पहले था TTP में, PT एंड APDT नॉर्मल। स्टूल का कल्चर हम देखेंगे तो उसमें इकोलाई पॉजिटिव होगा, शिगा टॉक्सिन वो भी पॉजिटिव होगा। यूरिन में भी प्रोटीनूरिया और RBCs देखने को मिलेंगे। ये थी इन्वेस्टिगेशन। अब ट्रीटमेंट में मोस्टली नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, सो दिया सिर्फ सपोर्टिव केयर देनी पड़ती है फॉर रीनल एंड हीमेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। सपोर्टिव केयर फिर एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक शिगेला और न्यूमोकोकस। फिर मेन ट्रीटमेंट इज डायलिसिस। इसमें भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे, जो पहले बताया था। वे थी 2 डिसीजेस, पहले थी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा, सेकंड इज हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। उसका डिफरेंस देख लेते हैं। मेन TTP होता है मोस्टली इन एडल्ट्स और HUS इन चिल्ड्रन, ये हमने अभी देखा। हीमोलिटिक अनीमिया सेम विथ RBC फ्रेगमेंटेशन। रीनल डिसफंक्शन ज़्यादा होता है इन हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इसमें यूरेमिक है, इसका मतलब इसमें रीनल डिसफंक्शन ज़्यादा होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दोनों में प्रेजेंट होता है। CNS सिम्टम्स प्रेजेंट होता है इन TTP, सीवियरली प्रेजेंट होता है इन TTP, माइल्ड इन HUS। फीवर प्रेजेंट होता है इन TTP, जबकि एब्सेंट होता है इन HUS। ये 2 डिसीज कंप्लीट। थैंक यू।